आप लोग जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस से थोड़ा गैप हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड अब हम इस गैप को फुलफिल कर लेंगे और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, अब आप लोग जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर थे। ठीक है, और पिछली क्लासेस में मैंने आपको जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल क्वालिटीज़ हैं वाटर की, उसको। ठीक है, तो मैंने आपको जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि जो कोड आपका है वो है IS 10500/2012। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको इस टेबल को याद कर लेना है। 20 पैरामीटर है, इसमें कलर का पैरामीटर लिखा हुआ नहीं, वो IS कोड मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से आप इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर लेना और ये पैरामीटर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो 12 नंबर पे आर्सेनिक वो वो पूछा गया है लास्ट वाले एग्जाम में, वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरामीटर में कुछ ना कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो अपने इसको याद कर लेंगे। बट अपना जो काम क्या, इन पैरामीटर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ताकि अगर मान लो कुछ अंदर से क्वेश्चन पूछ लें, जैसे कि सिंस एक न्यूमेरिकल भी था, एक पैराग्राफ का बड़ा सारा न्यूमेरिकल दे रखा था, तो वो भी इन्हीं में से पैरामीटर्स में से कहीं ना कहीं था। ठीक है, तो आज मैं टारगेट रहेगा आपको जो न्यूमेरिकल आया तो उस न्यूमेरिकल से आसपास जो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया था या कैसे न्यूमेरिकल हुआ वो, तो वहाँ तक आज आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है ना, तो अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जहाँ से अपन ने लास्ट क्लास में इसको ड्रॉप किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में था टोटल सॉलिड्स, ठीक है, जिससे कि पानी में टर्बिडिटी होती थी, मटमैलापन होता था, है ना, तो उन टोटल सॉलिड्स में मैंने आपको बताया ना, टोटल सॉलिड्स 3 प्रकार के होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, और सेकंड होते हैं कोलाइडल, और थर्ड होते हैं डिसॉल्व सॉलिड। तो यहाँ हम बात करेंगे TDS की। अपने घर में RO वगैरह लगवाते हो तो अपने कहते हो ना पानी का TDS कितना है, TDS कितना है। ठीक है, अब TDS कितना है, उसकी लिमिट क्या है, वो तो आपको कोड से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ ना, फोर्थ में देखो TDS कितना, परमिजिबल कितना 500 मिलीग्राम पर लीटर, और मैक्सिमम लिमिट कितनी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये जो सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बार बार यहीं से पढ़ाऊँगा, क्योंकि यही आपकी IS कोड में लिखा हुआ है, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। TDS की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 500 से लेकर 2000, मैक्सिमम लिमिट और परमिसिबल, है ना, एक्सेप्टेबल लिमिट बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट है, और ये रेजिस्टेंस लिमिट है, यानी कि 500 तक तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 2000 से ऊपर हम नहीं ले सकते हैं। ये ध्यान TDS की मात्रा होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो TDS है क्या, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब वो सॉलिड्स जो पानी में घुल चुके हैं पूरी तरह से, पूरी मात्रा में, और आप उनको पानी को छान करके नॉर्मली उसको वहाँ से निकाल नहीं पाओगे क्योंकि पानी में वो घुल चुके हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो, जो भी पानी में घुलनशील पदार्थ है ना, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब व्हाट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक में भी मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक गैसेस। और ऑर्गेनिक कौन कौन सकते हैं, प्लांट फाइबर्स, क्यों, मतलब कुछ जैसे मान लो कुछ ग्रीन कलर के पत्ते गिर के, ग्रीन, तो उसमें पानी में ग्रीन कलर सा हो गया। ठीक है ना, पत्ते निकाल दोगे लेकिन वो ग्रीन कलर पानी में पड़ रह गया है, मतलब तो वो हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है ना, तो फिर आगे बोलता है कि भाई जो TDS है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो TDS को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे कि बेसिकली तो अगर आप लोगों ने अपने सेमेस्टर्स में या अपने बीटेक में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम पानी की कंडक्टिविटी निकाल देते हैं। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम कहते हैं कि पानी में अगर, वैसे अगर आप बात करोगे पानी में अगर करंट होता है, तो पानी में अगर नॉर्मल पानी में करंट हो जाएगा तो हम पानी का यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो वो बोलता है कि जब पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जिनके कारण पानी में करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, ये बात हो रही है। तो वो जो पानी की होती है प्रॉपर्टी जिसमें उसमें करंट आता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो लिखा देखो, TDS ऑफन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यूजिंग
डी आयनिक वाटर टेस्ट। डी आयनिक वाटर टेस्ट यानी कि व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना, एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर देखो जितनी पानी में होगी कंडक्टिविटी वो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ दिखाएगी, मतलब उसमें कैटायन है एनायन है, मतलब ऋणात्मक है घनात्मक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और विच कैन मेजर बाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब अपना ये काम नहीं कि इसको प्रिंसिपल को पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि इतना सिलेबस फास्ट है और चीज़ें अपन को सब ध्यान रखनी है कि टीडीएस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। टीडीएस निकालने के लिए बेसिकली अगर मतलब वो जो होते हैं ना टीडीएस निकालते हैं हम, तो उसमें क्या मेज़र करते हैं हम कह सकते हैं कि हम उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। आप देखोगे होगे कि भाई जब वो पानी को टेस्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें डी आयनिक टेस्ट होता है वो, या व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं हमने, ठीक है ना। फिर बोल रहा है द मेजर सोर्स ऑफ टीडीएस, पानी में मेजर सोर्स ऑफ टीडीएस क्या है, ठीक है। तो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। ये बाइकार्बोनेट है ना, सल्फेट्स या क्लोराइड, ये मेन सोर्स है, ठीक है। बाकी माइनर सोर्स भी कुछ हैं, फेरस, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है, ये सारे। फिर अपना नेक्स्ट है एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी क्या होती है सिंपल सी बातों में, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। मतलब पानी है उसमें एसिड है, एसिड मतलब बोलते हैं ना पानी का जब आपकी पीएच का मान 5 या 5.5 से कम हो जाए तो पानी, हम कहते हैं पानी एसिडिक हो गया है, ठीक है। तो वो बोलता है इट मीन्स इट इज़ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, मतलब एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, एल्कलिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार की होती है आपकी कार्बोनेट हार्डनेस होती है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ आयन, ठीक है, इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन यानी H+ आयन। सिंपल सी बात है, मतलब पानी में आपने जो कौन से आयन्स मिलाए हैं, कौन से जो एल्कलिनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने मतलब ये आपकी कार्बोनेट हार्डनेस होती है, ठीक है। अब मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं इसके एल्कलिनिटी के, देखिए कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट SCO3 और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल्स, है ना, ये कॉस्टिक एल्कलिनिटी OH-, ठीक है। इनके आप ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी कार्बोनेट हार्डनेस भी कहलाती है। जब आप हार्डनेस पढ़ोगे तो ये चीज़ें वापस रिपीट होंगी। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कॉस्टिक एल्कलिनिटी, ठीक है। माइनर सोर्स ये हो गया है, ठीक है। तो जो अपने मेन सोर्स है ना उसी को हम लेते हैं हार्डनेस निकालने के लिए या अपने एल्कलिनिटी निकालने के लिए। माइनर सोर्स को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन एल्कलिनिटी कॉज्ड बाई माइनस कंपाउंड इज नेग्लेक्टेड। इनको हम नहीं मानते और इसको हमेशा लेते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि एल्कलिनिटी आप क्या होती है। अब देखो मैंने आपको बोला ना एल्कलिनिटी किसका प्रोड्यूस होगी, CO3-, SO3- और OH-, ये तीन ही कंपाउंड है, ठीक है। अब आप देखो एक रिएक्शन को देखो आप, रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। अब इसको अगर और भाषा में आपको लैंग्वेज में समझना हो तो क्या बोल रहा है, एल्कलिनिटी इन वाटर कम्स ड्यू टू मिनरल्स और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक CO2 मिक्स इन वाटर और ड्यू टू माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि पानी में एल्कलिनिटी कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पानी से मिल जाएगी, ठीक है, या जो माइक्रोबायल कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बोनेट वगैरह होते हैं वो पानी में मिल जाएं तो उससे एल्कलिनिटी प्रोड्यूस होती है। तो कैसे देखो CO2, ठीक है, किस में मिली, पानी में H2O, तो क्या बन गया H2CO3, ठीक है। अब देखो ये H2CO3 जब ये रिएक्ट करेगा तो H+ और HCO3-, ये देखो HCO3- क्या बन गया, ये बन गया ना एल्कलिनिटी, ये HCO3- ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए फिर HCO3- अगेन ब्रेक हुआ H+ और CO3-, में, तो ये बाइकार्बोनेट बन गया। फिर CO3-2 ये प्रकार का क्या है, माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन है, तो ये भी पानी में ऐड हुआ तो HCO3- और OH-, ये बन गया हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी मतलब एल्कलिनिटी की, ये कब आती हैं, या तो जब CO2 मिल जाए पानी में, ठीक है, या कोई माइक्रोबायल डिकम्पोजिशन हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना, तो उससे ये चीज़ आती हैं, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि रिएक्शन जो आपकी नंबर 4 रिएक्शन है ये वाली, ये बहुत वीक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ये बोलता है जैसे
सिंपल सी बात है कि भाई जब ये रिएक्शन होती है ना, तो पानी की जो पीएच का मान है वो लगभग 9 से ऊपर हो जाता है, 9-10 पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में क्या एल्गी वगैरह होती है आपकी प्रोड्यूस, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो एल्गी कई वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि एल्गी क्या करती है, एल्गी क्या सन की उपस्थिति में जो भी अपना भोजन बनाती है ना, तो उससे वो पानी को धीरे धीरे क्या एल्कलाइन करती जाती है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर पीएच का मान 9 से कम हो जा रहा है, दैट मीन्स OH की माइनस की मात्रा कम है। ठीक है। तो ये सिंपल बात है। लेकिन अगर आपसे बोलोगे सर अब एग्ज़ाम में इतना याद रखना है, ये समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम में मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि एल्कलिनिटी कंपाउंड कौन कौन से हैं, 3 कंपाउंड है ये। ठीक है। ये रिएक्शन आपके कोई काम की नहीं आने वाली एग्ज़ाम में। कौन सी रिएक्शन? नीचे वाली रिएक्शन, ये कोई काम की नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। समझाने के लिए ये ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी है ये वाली, ये देखो ये द फोर रिएक्शन इज वीक रिएक्शन, बट इफ एल्गी इज प्रेजेंट इन वाटर देन रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कार्बोनेट। ये रहा। ठीक है ना? एल्गी में प्रोड्यूस OH आयंस। ठीक है ना? विच में कॉज हाई क्या पीएच का मान 9 से 10, यानी कि मोर एल्कलाइन हो जाएगा पानी। ये ध्यान रखना कि जितना एल्गी बढ़ेगा ना उतना पानी एल्कलाइन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर लेकिन अगर हमें पीएच का मान 9 से कम मिल रहा है ना, तो हम कह देंगे कि OH माइनस आयन मे नॉट बी प्रेजेंट, है ही नहीं वो पानी में। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। सिंपल चीज़ है ये, और कुछ नहीं है, इतना कुछ इसमें है नहीं टिपिकल। फिर देखो 2 टर्म्स आती हैं समझने वाली कि अगर पानी हो जाए एसिडिक तो क्या होगा। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अगर पानी में एसिडिक हो जाए, ठीक है ना, तो एसिडिक मतलब होता है अम्लीय या क्षारीय हो जाए ना। तो अगर पानी हो जाए अम्लीय एसिडिक हो जाए, तो उस समय जो अगर आपके पाइप्स हैं उनका क्या हो जाएगा, कोरोजन यानी संसरण हो जाएगा, जंग लग जाएगी। ठीक है। और अगर पानी आपका कौन सा एल्कलाइन है, मोर एल्कलाइन है, तो उस समय आपके पाइप पे क्या हो जाएगा, इनक्रस्टेशन। यानी अगर आप लोगों ने अपने घर में लोहे के पाइप, पानी के पाइप वगैरह देखे हों, अगर उस पानी में एल्कलिनिटी की मात्रा ज़्यादा है तो अब देखना पानी की जो पाइप है उसके ऊपर या उसके अंदर वाइट रंग का पीपीटी मतलब वाइट रंग का मेटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जो क्या रहता है, क्या है ये आपका CaCO3 कहलाता है। ठीक है। उससे क्या होता है, पाइप में इनक्रस्टेशन, पाइप में पिपड़ी बन जाती है। ठीक है। और वो टीबी भी उससे टीबी हो सकता है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि एल्कलिनिटी इन वाटर इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट। भाई अगर पानी में एल्कलिनिटी होगी उसका टेस्ट क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक है ना? समझ रहे बात को, ध्यान रखना। फिर है द कैटाइंस यानी Ca2+ में कंबाइंड विद एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड में फॉर्म सॉलिड प्रिसिपिटेट CaCO3। ठीक है ना? कैल्शियम कार्बन बन जाएगा। कब? जब ये कैटाइंस Ca2+ CO3- से मिल जाएगा। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स हो जाएगा, उससे टीबी हो सकती है। और पानी एसिडिक है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा ये माउस के साथ थोड़ा सा ना बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपने पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, तो जितना मैं हो पा रहा हूँ उतना मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी पीएच ऑफ वाटर, वो तो सभी को पता है। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच कहलाता है। ठीक है। फिर जो मैंने वो क्या बोला, सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको खाली प्रॉपर्टी की लिमिट याद करनी है। ठीक है। पीएच की जो लिमिट है वो कितनी कोड में देख लो, पीएच की लिमिट दे रखी है 6.5 to 8.5। ठीक है। जो मैंने कोई नोट्स में लिख रखी है वो पुरानी हो सकती है। मैंने वो कहा ना आपको सारी लिमिट्स यहीं से याद करनी है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। नोट्स पे थ्योरी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो लिमिट मैंने इसमें चेंज नहीं किया है, पुराने नोट्स हैं तो वो वैसे ही पढ़े हैं, है ना। तो आप लिमिट सारी यहाँ से याद कर लेना। एक बार में एक पन्ने इसको बना के, एक पन्ने पे एक पेज लो कॉपी में, इसको ड्रॉ करो और एक ही बार इसको रट लो बस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक नंबर की कीमत होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये रहा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, पीएच कहलाएगा। तो H+ क्या होगा, 10⁻⁻ पीएच हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ध्यान रखना PH+ POH दैट इज अम्लीय होता है, क्षारीय कितना होता है, 14 होता है। ध्यान रखना इसको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन। फिर अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस है, जिस पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर वापस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखो हार्डनेस क्या होती है, आप सबको पता है कि अगर पानी में हार्डनेस हो जाए तो क्या होगा, फॉर्म नहीं यानी झाग नहीं बनता, पानी हार्ड हो जाता है। तो और हमने सुना होगा कि लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हार्डनेस क्या होती है, वैसे आपने सुना है कि हार्डनेस होती है कार्बोनेट और मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक परिभाषा ध्यान रखना, इट इज़ डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस।
ठीक है ना। मल्टीवैलेंट कौन कौन से मल्टीवैलेंट कह सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके अलावा एल्यूमिनियम, ठीक है ना, फेरस, ठीक है, मैग्नीज, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये चारों भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है उसी को हम कहते हैं कि पानी में हार्डनेस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनका यूज़ क्या है, इनका जब क्वेश्चन करते हैं ना तो ध्यान रखना पड़ता है हमको कि ये है या नहीं है। मेन तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको है ना कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या इक्विवेलेंट वेट, तो वो होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी होती है, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें कैल्शियम है या मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है तो क्या होगा, वो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी। मोलिकुलर वेट कितना है कैल्शियम का, तो 40 बटा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है, तो 40 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना होता है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट कितना होता है 24, वैलेंसी कितनी है इसकी 2, तो हो जाएगा 12, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आगे कैसे निकालते हैं बताऊंगा मैं आपको। फिर देखो हार्डनेस के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। देखो हार्डनेस क्या होती है, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है, ठीक है। ये होती है कार्बोनेट, इसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और ये होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो जो आपकी होती है कार्बोनेट हार्डनेस, इसको मैं बोलता हूँ एल्कलिनिटी भी है। क्यों कि देख लो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसके साथ मिल जाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो CaCO3, MgHCO3, MgCO3, CHCO3, ये सारा कहलाया क्या, कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट कौन कौन से, क्लोराइड है ना, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ, यानी कि मान लो CaCl कैल्शियम क्लोराइड, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, या CaSO4 हो गया, ठीक है ना, और CaNO3, ठीक है ना, ये MgNO3 ट्वाइस, ये सब कहलाएगी कौन सी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। फिर हार्डनेस का इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो देखो पानी हार्ड होगा ना तो झाग नहीं बनेंगे पहली बात तो, ठीक है, तो लॉन्ड्री एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो पाइप में होता है इनकस्टेशन, पपड़ी बन जाती है, वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। और कर सकते हैं मतलब वैसे तो ज़्यादा कभी हार्ड मतलब इतनी हार्मफुल होती नहीं है, पर पानी होता है खरा, ब्रैकिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो पानी में MgSO4 है यानी मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कौन सी हार्डनेस हो जाएगी, MgSO4, ये जो है आपकी परमानेंट हार्डनेस, ये रही MgSO4। तो अगर MgSO4 है तो क्या हो जाएगा, लग्जरी इफेक्ट हो जाएगा, यानी आदमी सुस्त रहने लगेगा। सुस्त मतलब वो किसी काम में नहीं लगना, ढीला ऐसे घूमते रहना, सुस्त व्यक्ति, ठीक है। फिर बोलते हैं कैल्शियम हार्डनेस होती है, डज नॉट इफेक्ट एनी हेल्थ हजार्ड, उससे कोई शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे निकालोगे, बॉइलिंग कर दो या पानी मिलाओ। परमानेंट को कैसे निकालोगे, लाइम सोडा मेथड या जियोलेट मेथड, ठीक है ना। अगेन मेथड का नाम ध्यान, परमानेंट निकलेगी लाइम सोडा से या जियोलेट से, टेम्परेरी निकलेगी लाइम मिला दो या सिर्फ सिंपल पानी को बॉईल कर दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर अभी जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं ना तो उसको हम एम से एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ CaCO3। CaCO3 क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अगर मैं आपसे पूछूं CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मैं कहूँ आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, CaCO3, तो वो होगा मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे, ऑक्सीजन कितना था 16, तो ऑक्सीजन कितनी 3 है, 16 दिया 48, 48, ठीक है। और ये होता है आपका कितना, कार्बन 12 होता है, एक कार्बन का 12 हो गया, ठीक है, एक ही है। और कैल्शियम कितना होता है, ये होता है आपका 40, तो कितना होगा 8 to 10 का 0 1 4 4 8 एंड 100 हो जाएगा। तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है इसकी 2 है इसकी वैलेंसी, ठीक है ना, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो CaCO डिवाइड बाई 2 करोगे तो ऐसा है आपका 50, ये होता है, ठीक है। फिर इसको निकालने के 3 मेथड हो गए, पहला EDTA मेथड, क्लास मेथड और हैनर्स मेथड, ठीक है। फिर EDTA का एक नाम और है कौन सा, वर्सानेट मेथड भी बोलते हैं इसे, किसी EDTA को, ठीक है। तो वर्सानेट इतना डीपली याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल से याद रखो, वर्सानेट मेथड दैट इज EDTA मेथड, इससे हम हार्डनेस निकालते हैं। EDTA का वैसे फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
उसमें क्या होता है, एडिटिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और एक यूज़ करते हैं इंडिकेटर जिसका नाम है EBT, इरोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि भाई 0.01 m मोल ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज़ यूज्ड, है ना, देन 1 मिलीलीटर ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है ना, विल यूटिलाइज 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस एक्सप्रेस एज CaCO3। ठीक है, EBT होता है इरोक्रोम ब्लैक टी, ये रेड कलर का होता है, और टाइट्रेशन के बाद कलर क्या होता है, ब्लू। जब रेड से ब्लू कलर बन गया तो हम उसमें टाइट्रेशन को रोक देंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फिर ध्यान रखना टोटल हार्डनेस क्या होती है। टोटल हार्डनेस कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाई 20 और कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ अदर कंपाउंड, अल्टर कंपाउंड ये मल्टीपल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है, इंटू 50। 50 क्या है, इन टर्म ऑफ CaCO3 होती है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मतलब ये जो इसका यूज़ क्या होगा, ये आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है ना। टोटल हार्डनेस क्या होगी, टोटल हार्डनेस कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट हार्डनेस कहलाती है एल्कलिनिटी। तो आप ऐसे कह सकते हो टोटल हार्डनेस बराबर क्या है, एल्कलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट हार्डनेस, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, सिंपल देखो ये 20 और 12 कहाँ से है, कैल्शियम में कितना होता है 40 डिवाइड बाई 2 करोगे ना आप तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो क्या है, मैंने वो बोला, वो मतलब वो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, और ये कौन सा, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। वो होता है कि भाई उनके ग्राम में वैल्यू बटा उनका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जो 20 है इसका। ठीक है, फिर है कि भाई देख लो, अगर परमानेंट हार्डनेस इज एब्सेंट, टेम्परेरी हार्डनेस बराबर में कार्बन हार्डनेस। आप सिंपली इधर रखो NCH नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर टेम्परेरी हार्डनेस माइनस कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या होती है, एल्कलिन होती है। ठीक है, और यहाँ से एक लेना, ये लेना कभी भूलना मत, कौन सी, ये वाली एल्कलिनिटी हमेशा कार्बोनेट हार्डनेस से ही होती है। बस इसको हमेशा रट लेना, इस लाइन को कभी बोल छोड़ना ही मत। ठीक है, अब देखो, अब सर आपने इतना सारा पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, यही तो बात है। देखो यहाँ से न्यूमेरिकल है, उसको समझना बस, और कुछ नहीं है, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो, रिजल्ट्स ऑफ ए वाटर सैंपल एनालिसिस आर टेबुलेटेड बिलो। ठीक है, किसी वाटर सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं वो बताए गए हैं, ये दे रखे हैं। ठीक है, फाइंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। तो देखो टोटल हार्डनेस मैंने आपको बताया क्या होती है। टोटल हार्डनेस आप बोलोगे, टोटल हार्डनेस कैल्शियम का, ठीक है ना, डिवाइड बाई 20 प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 12 प्लस अदर कोई मल्टीवेलेंट हो ना आयन, ब्रैकेट बंद, इनटू 50 पे क्या इक्विवेलेंट वेट है किसका, CaCO3 का। ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है, और मल्टीवेलेंट क्या है, मल्टीवेलेंट कौन कौन से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, 3 और कौन कौन से, एक वापस दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ये 3 कैल्शियम मैग्नीशियम हो गए, फिर एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज और स्ट्रोंशियम, ये 4 और हैं। ये अगर हो तो ठीक है, ना हो तो कोई इसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, फेरस कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए, अब देखो सिंपल ध्यान देना, अब कैल्शियम का है क्या, जो उसका कंसंट्रेशन है कितनी, यानी ग्राम वेट जो कितना है 55 दे रखा है मिलीग्राम पर लीटर, और इक्विवेलेंट वेट कितना है 20 हमको पता है, यहाँ दिया है। मैग्नीशियम में कितना देखो दे रखा है 10 दे रखा है, और कितना दे रखा है इक्विवेलेंट वेट 12.2, यहाँ पे 12.2 उसने दे दिया क्वेश्चन में, तो जो दे दिया वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए आंसर क्या होगा। तो कैल्शियम की बात की 55 डिवाइड बाई 20 ये रहा, ठीक है, प्लस 10 डिवाइड बाई 12.2 इंटू 50, 179 ppm, ये रहा आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ये क्या होगा, टोटल हार्डनेस हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर कंटेंट दे रखा है, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट, अभी देखो यहाँ पे है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे इसने इसका एटॉमिक वेट दे रखा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट था, ठीक है ना, यहाँ पे एटॉमिक वेट दे रखा है, बात सेम ही है। तो जिस दे रखी है आपकी सारी आपको, अब वो बोल रहा है आपका, सॉरी बात सेम नहीं है, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट जो है ना
वो होता है आपका एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे उसने मोलिकुलर वेट दे रखा है, ये चीज़ रखना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पीएच दे रखा है वाटर के साथ दे रखी है, टोटल हार्डनेस निकालो और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालो, ठीक है। अब आपको देखो टोटल हार्डनेस क्या होती है, कैल्शियम है, यस सर है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम तो है, पर कई मल्टीवैलेंट कैटायंस भी हैं, कौन कौन से, एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम दे रखा है, तो एक एल्यूमिनियम भी आ गया, ये तो हाइड्रोक्सिल हो गया ना, ये HCO3 माइनस तो क्या एल्कलिनिटी दिखाएगा आपको, वो पहले कहा था आपको, ये तो इसमें काम होगा नहीं। तो बात करें टोटल हार्डनेस की, कौन कौन से होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम का जो वेट दे रखा कितना दे रखा है, कैल्शियम का 40, ठीक है, ऑटोमिक वेट 40 दे रखा है ना, तो इसका मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी बटा 2 कर दो, कितना जाएगा 20। मैग्नीशियम भी अगेन 2 कर दो तो कितना आएगा 12। एल्यूमिनियम बटा 3 है ना, तो 9 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो वही किया देखो इसमें 40/20, 30/12, 9/13 × 50, आंसर आ गया क्या, टोटल हार्डनेस। अब उसने बोला है नॉन कार्बोनेट, ठीक है। अब मैंने कहा ना नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या आपकी एल्कलिनिटी, और एल्कलिनिटी को दिखाने के लिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ HCO3 माइनस एक ही दे रखा है। तो देखो एल्कलिनिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये रहा HCO3 माइनस, ठीक है, कितना वेट दे रखा है 190, ठीक है, डिवाइड बाई क्या इक्वल वेट 61, ठीक है, इनटू 50 हो जाएगा इसका, ठीक है, सिंपल सी बात दे रखी है। अब ये सारी को सॉल्व करो कितना आएगा 156 आ जाएगा, तो एनसीएच क्या होगा 2 × 2 = 156, दैट इज 86 हो गया, ठीक है। तो अगेन ये भी निकल गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सिंपल क्वेश्चन है एल्कलिनिटी यानी कार्बन हार्डनेस और टी हार्डनेस यानी टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है C3। तो वाटर हैज़, तो वाटर में क्या होगा, तो एल्कलिनिटी क्या होती है, कार्बन होती है, तो 200 मिलीग्राम तो कार्बन हो जाएगा और 100 मिलीग्राम NaCH, क्यों कि 350 में से 250 के 100 बचेंगे ना, सिंपल है। ये अगला क्वेश्चन एक और है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, इसका आंसर वैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने, आप ट्राई कर लेना। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपके उसमें लास्ट वाले न्यूमेरिकल में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल थे तो पार्ट 1 हमने इसको ले लिया, न्यूमेरिकल आपको बता दिया, मैंने कहा जहाँ से न्यूमेरिकल आएगा वहाँ से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू कि अपने न्यूमेरिकल भी वही करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। तो हार्डनेस वाला टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है ना, तो उसका न्यूमेरिकल देखिए। अब आप सोचोगे सर ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैरा है, ठीक है, ये किसी ने सॉल्व कर रखा है, जिसके भी पेपर है उसकी, इसको छोड़ दो, इसको मत, इसके पीछे मत जाओ, ठीक है ना। तो अपने इसको वापस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा था, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और आई थिंक इस पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, एकदम हाफ एन पैराग्राफ का है, ध्यान से पढ़ना इसको। और पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके रियल एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और लास्ट तक सारे क्वेश्चन करने के बाद में, ठीक है, सेकेंड राउंड में अगर पास टाइम है तो इस क्वेश्चन पे आप जाना, ठीक है ना। वरना इसको बीच पेपर के रास्ते में, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, यानी कि 150 अगर क्वेश्चंस थे ना तो 68 पे इस क्वेश्चन को फेंका गया, ताकि क्या हो मैक्सिमम बच्चे यहाँ फंस जाएं और फंस के अपने 15-20 मिनट पे वेस्ट कर दें, ठीक है ना। तो इसको लास्ट में करना वो समझदारी होगी, पेपर के बीच में इस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंस वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। देखो पानी वास्तव में तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ही, क्योंकि हमको पता है अगर पानी में नॉर्मल करंट हो जाएगा तो हम पानी यूज़ कैसे करेंगे, है ना। द कैटायन एंड एनायंस मस्ट बैलेंस, तो इन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। यूजली कंसनट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, वो आपको पता ही है, मैंने अभी तो आपको बताया ना, कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस वाले जो भी आयन हैं अपने, उनकी हमेशा मात्रा अपने मिलीग्राम पर लीटर में ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉमन आयन
विद देयर अप्रोक्सीमेट इक्वलेंट वेट। अब देखो इसमें बोलते हैं इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट क्या होता है, व्हाट इज इक्वलेंट वेट, है ना, वो आपको बताया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। जैसे कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना 40 डिवाइड बाई 2 तो 20 आ जाएगा। तो इसने ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन दे रखी है। तो इक्वलेंट वेट कितना है, कैल्शियम का दे रखा 20, मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23, पोटेशियम देखो ये सारे प्लस प्लस वाले हैं 4। फिर देखो HCO3, SO4, Cl और NO3 ये सारे नेगेटिव है, ठीक है। तो अब एक काम करना, अपने कॉपी के एक इस तरफ वाले पेज पे लिख देना सारे पॉजिटिव, इस तरह सारे नेगेटिव, ठीक है। द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैटायन सम, यानी कैटायंस का सम जो भी होगा, एंड एनायन सम, ठीक है, ऑफ मिली इक्वलेंट्स इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो ग्राम इक्वलेंट है, तो इक्वलेंट वेट देखा, आपको ग्राम इक्वलेंट निकालना है किसमें, मिल इक्वलेंट, यानी कि मैंने आपको जो बताया था ना, कैल्शियम मैग्नीशियम कैसे करते थे आप, कैल्शियम जो था उसकी मात्रा प्लस मैग्नीशियम। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन सम, ठीक है, एंड एनायन सम, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैटायन सम, यानी कि पहले आप सारे कैटायन का सम करेंगे। वो सम आप कैसे करेंगे, वही जैसा आपने किया है। तो कैल्शियम का जो कितना है 70 वेट होगा ना, 70 डिवाइड बाई 20, प्लस मैग्नीशियम कितना 18 डिवाइड बाई 24, ठीक है, प्लस सोडियम 23 डिवाइड बाई 23, प्लस पोटेशियम 3.9 डिवाइड बाई 39, ब्रैकेट क्लोज, इनटू मिल इक्विवेलेंट। अब मिल इक्विवेलेंट हमेशा क्या है, CaCO3 रहता है, ठीक है ना, CaCO3 रहता है ना, सारी कंस्ट्रक्शन ये फिक्स है। तो इनटू कितना CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 है ना, पता है आपको। तो सारा ब्रैकेट में लेके इनटू 50 कर देना, तो वह आप आएगा 267.5, ठीक है। फिर ये तो हो गया इसका कैटायन का। उसी प्रकार आप एनायन का सम कर लेना। एनायन कौन कौन से आपका HCO3 माइनस, यानी कि आप कैसे करोगे इसका, इसके जो देखो इन्होंने क्या क्वेश्चन की इस भाषा को एक बार आप ड्रॉप करो, या तो इसको ड्रॉप, 2 लाइनों को बताऊँ क्या है इसका मतलब, इसको यहाँ से मैच कर लो, ठीक है। फिर ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि इसने बोला क्या परसेंटेज डिफरेंस पूछा ना इसने, तो इसने क्या बोला है, द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्टनेस इज दैट परसेंटेज डिफरेंस इन आयन सम्स शुड नॉट एक्सीड 5%, ठीक है ना। अब इसने इसको करने के लिए पहले अपने को परसेंटेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, किसका, कैटायन और एनायंस का, ठीक है। तो कैटायन का निकल गया, एनायन कैसे निकालोगे, HCO3 की कंसंट्रेशन कितना है 183, ठीक है, डिवाइड बाई 61 प्लस 72 ये रहा, डिवाइड बाई 48 प्लस 35 डिवाइड बाई 35 प्लस 6.2 डिवाइड बाई 62, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 50, ठीक है। इसकी भी लगी 280, अब है ना, इसकी 267.5, ये 280। अब इन दोनों का परसेंट डिफरेंस क्या होगा, 280 में से 267.5 माइनस करोगे, डिवाइड बाई जो लो वैल्यू कौन सी 267.5 है, इंटू 100, तो वो आएगा आपका 4.65%, ठीक है। फिर ये बोल रहा है द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्शन इज दैट द परसेंटेज डिफरेंस इन आयन सम शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ लो आयन सम, ठीक है। अब लो आयन सम कितना हमारा 267.5 है, तो 267.5 का हम करेंगे 5%, ठीक है, तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू की 13.37, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, शुड नॉट एक्सीड, है ना, शुड नॉट एक्सीड 5%, तो 5% ऑफ लो, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपना आंसर कितना है 4.67, यानी कि हमारा जो वैल्यू बैलेंस में है। फिर है शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ हाई आयन, तो 280 वैल्यू है हाई आयन की, 280 का निकालोगे आप 10%, तो वैल्यू होगी 28, ठीक है ना। तो उससे भी अपनी वैल्यू डिफरेंस वैल्यू जो कमी है वो अपना नॉर्मल कितना है, उन दोनों का आप डिफरेंस करोगे ना, तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। परसेंटेज ये बात किसकी हो रही है, परसेंटेज डिफरेंसेस की बात हो रही है। दैट मीन्स जो आपका रिजल्ट है वो लगभग 4.65% है, जो वैल्यू के इन दोनों के अंदर ही है। दोनों की दोनों वैल्यू 5% और 10% से कम है, ठीक है। तो बोल रहा है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सेप्ट एनायन और री एनालाइज कैटायन, नहीं एक्सेप्ट, ठीक है ना, एज करेक्ट एनालिसिस, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो सही है, ठीक है। क्योंकि देखो 4 पॉइंट अपना आया था 65%, जिसका मान
दोनों रेंज के नीचे ही है, तो हमारा वैल्यू सही है। 5% से अधिक नहीं है और 10% से भी अधिक नहीं है, ठीक है ना। लिखा ना, शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ लो आयन सम एंड 10% ऑफ हाई आयन सम। ये एक इसमें एक टिपिकल एडवांस लेवल क्वेश्चन था, लेकिन इस बार अगर पूछेगा तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए पीछे, आप वो कर लेना, उससे बार क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो बता दिया मैंने आपको। बट अगर अगर एज पर पिछले बार एग्ज़ाम, पिछले बार पेपर के अगर आप मेरिट देखो तो 450 में से बहुत कम मेरिट गई थी। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको छोड़ भी दो पेपर में, रियल एग्ज़ाम में इस अगर मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग है, तो आई विल स्किप दिस अनटिल और अनलेस मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन हुआ कि हार्डनेस वाला, वो तो छोड़ना नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, थैंक यू।